अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। होप कि आप सब लोग अच्छे से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि 12th CUET एग्ज़ामिनेशन के लिए हमने अकॉर्डिंग टू सिलेबस यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने जो है एक सीरीज़ आपके लिए लाई है, उसी का आज ऑलमोस्ट 6th वीडियो है। हमने क्या किया है, जितने भी यूनिट्स NTA के दौरान रखे गए हैं, उसमें से हमने हर एक यूनिट के कुछ एमसीक्यूज़ यहाँ पे रखे हैं और उन एमसीक्यूज़ को हमने फिर डिटेल में डिस्कस किया है। आज पहले चैप्टर का ये लास्ट वाला वीडियो होगा। हम इसमें 80 टोटल करेंगे डिस्कस, क्योंकि जो नेक्स्ट 20 इसमें से क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल वही क्वेश्चन हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो बेटा आपको करना क्या है, बस यू हैव टू डू वन थिंग, जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि फ्यूचर में आप सबको बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फ़ायदा पहुँचे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पर्टिकुलरली दिस चैनल इज़ फॉर द ह्यूमैनिटीज़ सेक्शन। चाहे आप एनसीईआरटी की बात करोगे या आप दूसरे की बात करोगे, वो हम जेके बोस की बात करेंगे, या जो इसके बाद आप कॉलेज में जाओगे तो वो उसके लिए आपको ये सूटेबल चैनल है। चलो टाइम ज़ाया ना करते हुए हम बेटा स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 71 तक, क्योंकि यहाँ तक हमने ऑलरेडी इसको किया है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। पहले क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं बेटा कि क्या हमसे पूछता है, ठीक है? तो चलिए 71 क्वेश्चन हमें बोलता है, क्या बोलता है कि विच अमेंडमेंट रिस्टोर द डेमोक्रेटिक राइट्स आफ्टर इमरजेंसी। लास्ट वाले में हमने क्या किया था, हमने देखा था कि जब इमरजेंसी हुई तो कुछ फंडामेंटल राइट्स को क्या किया गया था, सस्पेंड किया गया था। अब बोल रहा है कि कौन से अमेंडमेंट से वही राइट्स क्या हुए हैं, रिस्टोर हुए हैं। कौन से फंडामेंटल राइट्स इमरजेंसी के बाद रिस्टोर किए गए और किस वाले एक्ट से उनको किया गया है, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था। तो हर एक एक्ट की हम बात करेंगे और हम जो देखेंगे कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा। चलिए पहले करते हैं बात बेटा, ये क्या है, क्वेश्चन नंबर है ये 71। क्वेश्चन नंबर 71 की बात करेंगे। इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो है 42nd अमेंडमेंट, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। 42nd अमेंडमेंट बिल्कुल बेटा सॉरी बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे लिखेंगे 42nd अमेंडमेंट रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। अब इसकी बात करेंगे व्हाई दिस इज रॉन्ग, ठीक है ना। इसकी बात करेंगे ये रॉन्ग क्यों, जो जो रॉन्ग होगा उसको हम रेड से जो है क्या करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ये रॉन्ग है, ठीक है ना। तो बात करेंगे यहाँ पे ये रॉन्ग क्यों है। अब इसके कुछ पॉइंट्स हम लिखेंगे। सर ये रॉन्ग इसलिए है क्योंकि ये जो एक्ट है ना, इसको पास किया गया था इमरजेंसी के दौरान, कब, 1976। तो पहला पॉइंट है कि इसको पास किया गया था जूरिंग इमरजेंसी। कब किया गया था पास, जूरिंग इमरजेंसी। जूरिंग इमरजेंसी बेटा इसको पास, इमरजेंसी इसको पास किया गया कब, 1976 में इसको पास किया गया। तो रिमेंबर इट, 1976 यहाँ पे लिख रहे हैं। चलो नीचे में लिखता हूँ 1900, एक मिनट दीजिएगा, 1976 में इसको बेटा पास किया गया, पहला पॉइंट। तो ये बोल रहा है कि आफ्टर इमरजेंसी, तो ये तो ड्यूरिंग 1976 में इमरजेंसी चल रही, तो ये उस टाइम पास किया गया, तो इस रीजन से भी ये गलत है। देखिए इसका दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे इस वाले में क्या किया गया था। एक्चुअली दिस अमेंडमेंट विच इज 42nd अमेंडमेंट स्ट्रेंथनिंग द गवर्नमेंट पावर। इसने गवर्नमेंट के पावर को स्ट्रॉन्ग किया, क्या किया, उल्टा। इसने फंडामेंटल राइट्स को स्ट्रॉन्ग नहीं किया, बल्कि उसका उल्टा किया, गवर्नमेंट के पावर को ही इसने बेटा स्ट्रॉन्ग किया। लिखेंगे यहाँ पे इसने गवर्नमेंट के पावर को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाया। तो ये रीजन दूसरा है, क्योंकि ये तो उसका अपोजिट हो रहा है, जो कि हमें देखना था, ये उसका अपोजिट हो रहा, इसने मोर स्ट्रॉन्ग उसको किया। इसका क्वेश्चन, ये पॉइंट नंबर बेटा तीसरा, वो क्या बोल रहा है, इस वाले को बोल रहे हैं, जैसे मैंने बार बार बोला है, ये याद रखोगे, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें से बहुत सारे, जैसे पार्लियामेंट को पावर इसमें दिया गया। सो दिस अमेंडमेंट इज आल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। एक और पॉइंट इसमें लिखोगे तो देयरफॉर हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये अपोजिट है रेस्टोरिंग राइट्स को। दिस इज अपोजिट टू रेस्टोरिंग राइट्स, ठीक है ना। दिस इज अपोजिट टू रेस्टोरिंग राइट्स, दिस इज अपोजिट, दिस इज अपोजिट किनको, रेस्टोरिंग राइट्स। रेस्टोरिंग राइट्स को ये अपोजिट है, रेस्टोरिंग
रेस्टोरिंग राइट्स का बेटा अपोजिट है, ठीक है ना, तो ये याद रख लेना, दिस इज अपोजिट। तो चले आते हैं इसके ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी क्या है सर? ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे कौन सा एक्ट है? 44th अमेंडमेंट। ये 44th अमेंडमेंट जो है ना, पहले इसकी बात करेंगे, दिस इज करेक्ट आंसर, तो करेक्ट वाले को मैं इससे करता हूं, करेक्ट आंसर है, ये सही आंसर है, तो लिखेंगे यहाँ पे ये बेटा सही आंसर है। तो सही आंसर है तो क्यों है, यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन बी जो है ना, ये बेटा करेक्ट है, विच इज 44th अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट। अच्छा ये कब हुआ था? 44th जो अमेंडमेंट हुआ है ना, ये एक्चुअली हुआ था 1978 में, याद रख लेना। So it was passed in 1978, 1978 में किसके द्वारा? ये जनता पार्टी जो थी, जेपी शॉर्ट में लिखेंगे, जनता पार्टी द्वारा ये इसमें हुआ था। और ये कब हुआ था पास? ये आफ्टर इमरजेंसी ये इसको पास किया गया था। तो यहाँ पे इस वाले में क्या किया गया था? बिल्कुल जो फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड किए गए थे, यहाँ पे उन्हीं को क्या किया गया? यहाँ पे उन्हीं फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर किया गया। किनको रिस्टोर किया गया? FRs को, विच इज फंडामेंटल राइट्स, इनको यहाँ पे रिस्टोर किया गया। सो यहाँ पे इसमें एक और चीज, इस अमेंडमेंट में ये चीज किया गया कि फ्यूचर में कोई इमरजेंसी फिर से लागू ना करे, उसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए। सो वी कैन से डिक्लेयरिंग इमरजेंसी इन द फ्यूचर वाज फाउंड मोर डिफिकल्ट। तो इमरजेंसी को डिक्लेयर करना, इस चीज को क्या बनाया गया? बड़ा डिफिकल्ट बनाया गया। इमरजेंसी को डिक्लेयर कर लेना, डिक्लेयर कर लेना, इस चीज को बड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है। इस चीज को आप याद रखोगे, इस चीज को बड़ा डिफिकल्ट बनाया गया है, ठीक है बेटा, डिफिकल्ट बनाया गया। सो यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे इस एक्ट में लाएगी, इस एक्ट के थ्रू प्रोटेक्ट हुए सिविल राइट्स और वी कैन से सिविल लिबर्टीज। सो यहाँ पे क्या किया गया? प्रोटेक्ट किए गए सिविल, दैट मीन्स लोगों की जो, जनता की जो राइट्स है ना, विच आर आल्सो नोन एज फंडामेंटल राइट्स, तो सिविल राइट्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन मिली, ठीक है ना। सो दिस वाज रिगार्डिंग द ऑप्शन नंबर 2। अब अगर हम ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे, चलो इसकी भी डिटेल एक बार देख ही लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 का ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है ही। ऑप्शन नंबर सी इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर, बट है क्या इसमें? ऑप्शन नंबर सी इज रिलेटेड टू, पहले लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी किसके रिगार्डिंग है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसमें, वो है 52nd अमेंडमेंट, है ना, 52nd अमेंडमेंट, विच इज रॉन्ग। चलो देखेंगे क्यों ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी असल में 52nd अमेंडमेंट है। कब है ये? 52nd अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, जो कि बिल्कुल गलत आंसर है इसका। अब देखेंगे सबसे पहले, ये एंटी डिफेक्शन लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत है, एंटी डिफेक्शन लॉ के रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन डिफेक्शन के रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है? आजकल पार्लियामेंट के में इसमें बड़े चर्चे हो रहे। कब किया गया इसको? 1985 में बेटा, पार्लियामेंट में बड़े चर्चे हो रहे हैं इसके। तो यहाँ पे आपको समझना है कि इसमें 1985 में इस एंटी डिफेक्शन लॉ को लाया गया। यहाँ पे अब इसमें बोला क्या गया, समझ लेना इस बात को। इसमें ये बोला गया है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में कि जो भी जैसे कि अभी पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? पार्लियामेंट में चल रहा है कि अगर हम बात करेंगे किसकी बेटा? स्पीकर की। स्पीकर एज पर लॉ काम नहीं कर रहा है, तो उसको एंटी डिफेक्शन मोशन के तहत वो बोल रहे कि हम उसको हटा लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल आई थिंक। तो अब इसके बाद एक और पॉइंट आपको यहाँ पे समझना है, विच इज पॉइंट नंबर हाँ, नथिंग टू डू विद इमरजेंसी राइट्स, वो इमरजेंसी राइट्स के साथ इसको कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर डी की बात करेंगे, जो बिल्कुल गलत है। डी क्या बोल रहा है? इट इज 61st अमेंडमेंट, 61st अमेंडमेट, तो ये भी गलत है। इसमें भी देखेंगे कि इसमें ये क्यों गलत है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। पहला, रिड्यूस, इसमें क्या किया गया? 61st अमेंडमेंट जो था, इसमें रिड्यूस की गई एज, पहले थी 21 एज, जो भी वोट डाल सकता था उसकी एज 21 होनी चाहिए। उसके बाद इसको रिड्यूस किया गया 18 ईयर्स तक।
क्या किया गया, 18 ईयर्स तक रिड्यूस किया गया। और एक कब किया गया, 1989 में। ये भी आप बेटा याद रखोगे। सो इसको भी इमरजेंसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। चले अब बात करेंगे यहाँ पे फिर से, 1 मिनट आप रुक लीजिएगा। तो चलिए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 72। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोल रहा है, इसको पहले पढ़ेंगे। 72 बोल रहा है कि विच मूवमेंट अपोजिट करप्शन इन द 1970। सर कौन सी मूवमेंट ऐसी चली इंडिया में जिन्होंने करप्शन के खिलाफ लड़ा, कब, 1970s में। बड़ा इंपॉर्टेंट है, करप्शन के खिलाफ एक मूवमेंट चली, तो इसके रिगार्डिंग हमें देखना है कि कौन सा इसमें सही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा पार्ट नंबर ए की। पार्ट नंबर ए क्या बोल रहा है हमें, इट इज चिपको मूवमेंट। क्या है, पार्ट नंबर ए है चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट क्या बोल रही है सर, चिपको मूवमेंट एक्चुअली इसका गलत आंसर है। तो यहां पे भी इसको पहले लिखेंगे, चिपको मूवमेंट इज रॉन्ग आंसर। चिपको मूवमेंट रॉन्ग आंसर क्यों है, क्योंकि इसको इसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। देखेंगे इसके पहले चिपको मूवमेंट के कुछ पॉइंट्स। सर चिपको मूवमेंट जो है ना, एक्चुअली ये उत्तराखंड में हुआ है। पेड़ बचाने की एक मुहिम चल रही थी। चिपको मीन्स हक करना। तो उन्होंने पेड़ को क्या किया, हक किया, ताकि वहां पे जो एक प्राइवेट कंपनी आई थी उन्होंने फॉरेस्ट को कट डाउन किया था। तो यहाँ पे इट वाज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, लिख सकते हैं सर, इट वाज related to environment, it was related to environment। दूसरा, और यहाँ पे फोकस किस पे किया गया इस वाले मूवमेंट के थ्रू, सर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन पे इसमें मेन फोकस था। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन आपने पढ़ा होगा ये अपने छोटे क्लासरूम में, जो नीचे वाले क्लास है वहां पे आपने पढ़ा होगा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए। तो ये तो गलत आंसर है। अब बात करेंगे आंसर पार्ट नंबर बी की। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी जो है ना, दैट इज जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट इसका सर सही आंसर है। सो जेपी मूवमेंट इज द राइट आंसर। जेपी मूवमेंट आप देख लेना यहाँ पे, ये राइट आंसर है। जेपी मूवमेंट राइट आंसर है। जेपी मूवमेंट, जेपी मूवमेंट, जेपी मूवमेंट क्यों राइट आंसर है, इसको भी देखेंगे। जेपी मूवमेंट क्या है, जेपी का फुल फॉर्म है जयाप्रकाश। क्या फुल फॉर्म है, जयाप्रकाश, जयप्रकाश, जयप्रकाश। ठीक है बेटा, जयप्रकाश। और जेपी मूवमेंट जयप्रकाश नारायण इसका फुल नाम है, नारायण। ये एक्चुअली ये जो मूवमेंट थी ना, ये अपोज कर रही थी बेटा करप्शन को। किसको कर रही थी, अपोज कर रही थी करप्शन को। जेपी मूवमेंट अपोज कर रही थी करप्शन को। और इसमें क्या उन्होंने बोला, डिमांडेड द टोटल रेवोल्यूशन। इन्होंने यहाँ पे डिमांड जो की ना, टोटल रेवोल्यूशन का किया था। दे डिमांडेड टोटल रेवोल्यूशन, बोला कंप्लीट चेंज होना चाहिए इस सिस्टम में। किस सिस्टम में, इस करप्शन के मामले में। सो टोटल रेवोल्यूशन पे ये कंटिन्यूसली बेटा बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये असल में क्या था, मेजर काज बिहाइंड द इमरजेंसी था। तो इमरजेंसी के खिलाफ मेजर काज था, समझ लेना पैसे। इट वाज द मेजर काज बिहाइंड द इमरजेंसी। मेजर काज था इमरजेंसी, इसलिए फिर लाई गई। मेजर काज था ये किसमें, इमरजेंसी में। अच्छा, करप्शन किस में हुआ था, सर इलेक्शन में भी करप्शन हुआ था इस टाइम। ये इमरजेंसी ये कर रहा था क्लेम कि जो इंदिरा गांधी ने इलेक्शन, जो कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन जीता उसमें चोरी है। ठीक है ना। सो ये बहुत सारे और भी क्लेम्स कर रहा था। सो दैट वाज द रीजन कि ये इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये करप्शन के खिलाफ ही ये वाला पॉइंट इसमें आपको समझना है। अब ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। सी क्या बोल रहा है, सी बोल रहा है चरण सिंह, सॉरी सी बोल रहा है नक्सल मूवमेंट। सी बोल रहा है नक्सलिटीज मूवमेंट। नक्सलिटीज मूवमेंट इज अ मूवमेंट रिलेटेड टू टेररिज्म, जो कि आप अभी देखोगे नक्सलाइट मूवमेंट। नक्सलाइट मूवमेंट इसके जो है इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, इसको हम यहाँ पे देखेंगे।
इसमें जो नक्सलिटीज मूवमेंट है ना बेटा, इसमें आपको याद रखना है ये मोस्ट पीजेंट अपराइजिंग है अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स। फिर इसको इन्होंने फिर दूसरे काम में इसमें भी जो है किए, तो फिर एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ही बनी। तो इंडिया तो उनको टेररिस्ट नहीं मार रहा है, लेकिन गन उठाने वाले को वो अगर क्लेम कर रहे हैं टेररिस्ट से, तो ये टेररिस्ट ही है। तो देखेंगे फिर से यहाँ पे ये मॉइस्ट मूवमेंट थी। मॉइस्ट क्या था? असल में ये एक पीजेंट क्लास था। क्या था ये? सब पीजेंट क्लास था जिन्होंने अगेंस्ट फाइट किया किनके? जो वहां पे लैंड लॉर्ड्स थे, जिनके बीच में रिच और हम ऐसे बोलेंगे पोर के बीच में जो गैप बढ़ रही थी, ये उसके अगेंस्ट थे। तो इन्होंने अगेंस्ट काम किया यहाँ पे लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ बेटा, लैंड लॉर्ड्स के खिलाफ इन्होंने यहाँ पे लड़ा। सो यहाँ पे ये फोकस कर रहे थे कहाँ पे? ये फोकस नहीं कर रहे थे करप्शन पे, दे आर फोकसिंग ऑन क्लास स्ट्रगल। क्लास स्ट्रगल मीन्स रिच एंड पुअर के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा था, ये उसको क्या कर रहे थे बेटा? ये उस चीज पे फोकस कर रहे थे। तो करप्शन के साथ इसको कोई ये नहीं है। तेलंगाना मूवमेंट एक और मूवमेंट थी, इसको भी हम यहाँ पे एक बार पढ़ेंगे तेलंगाना मूवमेंट क्या है। तो ये मूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रख लेना, बड़े काम आएंगे आपको, ठीक है ना। मे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी है बेटा इसका तेलंगाना, जो कि रॉन्ग है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी देखेंगे ये तेलंगाना मूवमेंट किसके रिलेटेड था। तेलंगाना मूवमेंट किसके रिलेटेड था, ये आप देख लोगे। तेलंगाना क्या है? पीजेंट रिवोल्ट उठा है अगेंस्ट यहाँ पे फिर से लैंडलॉर्ड्स में, यहाँ पे भी, लेकिन ये हैदराबाद रीजन में हुआ। अच्छा, यहाँ पे आप लिखोगे ये भी था पीजेंट मूवमेंट। क्या था बेटा? जमींदारों का, ये जो छोटे बेचारे थे उनका मूवमेंट था, पीजेंट्स का मूवमेंट था। किनके खिलाफ पीजेंट मूवमेंट था? किनके अगेंस्ट में? सर अगेंस्ट ये था लैंड लॉर्ड्स के, अगेंस्ट लैंड लॉर्ड्स। लेकिन कहां पे उठा? सर ये उठा है हैदराबाद में, याद रखोगे ये हैदराबाद में बेटा उठा, हैदराबाद में ये उठा, ठीक है, हैदराबाद में उठा। सो ये भी 1970s एंटी करप्शन के रिगार्डिंग नहीं है। तो चले ये क्वेश्चन अब यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम बेटा बात करेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी? क्वेश्चन नंबर 73 की, जल्दी जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 की, क्वेश्चन नंबर 73 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि हु लेड द जेपी मूवमेंट। जेपी मूवमेंट किसने लेड की है? लेड द जेपी मूवमेंट। इसमें अभी हमने ये क्वेश्चन तो इजी है, अभी हमने इसकी बात की है, जयप्रकाश नारायण ने ये जेपी मूवमेंट जो है की है। तो इसमें हमें ज्यादा जो है सोचने की बात ही नहीं है। इसमें मोरारजी जो है ए ऑप्शन जो है ना बेटा, इसमें वो रॉन्ग है, जिसमें देशी मोरारजी के बारे में लिखे हैं। देशी मोरारजी जो है ना असल में ये वाला ऑप्शन, इसमें आप ये याद रखोगे सर, ये इमरजेंसी के बाद क्या बने हैं? पीएम बने हैं, पीएम बने हैं इमरजेंसी के बाद। देशी मोरारजी जो है ना बेटा, देशी मोरारजी, एक बार एक मिनट थोड़ा सा दीजिएगा। देशी मोरार जो है ना ये पीएम बने हैं बेटा इमरजेंसी के बाद, ठीक है ना। जयप्रकाश नारायण इसकी जो है ये है सही ऑप्शन है। इसको बोला जाता है एक और नाम, जयप्रकाश नारायण को एक और नाम से, जेपी को एक और नाम से जाना जाता है। वो क्या होता है? वो होता है लोक नायक, इसको बोलते हैं, ठीक है ना। लोग बोलते हैं, लोक नायक बोलते हैं जो इसका क्रांतिकारी होगा। लोक नायक के नाम से इसको जाना भी जाता है, जो इसका परफेक्ट आंसर है, मेन लीडर है इस मूवमेंट को। अच्छा, चरण सिंह एक और ऑप्शन है यहाँ पे सर, चरण सिंह इसका आप यहाँ पे लिखोगे सर, चरण सिंह इसका जो है रॉन्ग आंसर है। चरण सिंह भी रॉन्ग आंसर है। क्यों है चरण सिंह रॉन्ग आंसर? इसका भी मैं रीजन देता हूँ चरण सिंह क्यों इसमें नहीं आएगा। क्योंकि चरण सिंह जो है ना पॉलिटिकल लीडर था, बाद में वो पीएम बनते हैं, और ये भी इस मूवमेंट से रिलेटेड नहीं। इंदिरा गांधी तो है ही, इंदिरा गांधी असल में अपोज, इंदिरा गांधी को ही जयप्रकाश ने अपोज किया था। तो ये इसका अपोजिट आंसर आ जाएगा। तो बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर बेटा किसकी? क्वेश्चन नंबर 74 की। 74 क्या बोलता है? विच गवर्नमेंट केम टू पावर आफ्टर इमरजेंसी। कौन सी गवर्नमेंट इमरजेंसी के बाद पावर में आई? तो इमरजेंसी के बाद कौन सी गवर्नमेंट पावर में आई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जेपी, जिसको जनता पार्टी के नाम से भी जाना जाता है, जनता पार्टी, ठीक है ना। तो जनता पार्टी यहाँ पे बेटा याद रखोगे। अच्छा, कब किस डेट में आया था? सर वो आए थे 1977 में पावर में। तो इसमें जो आप क्वेश्चन नंबर 74 है,
इसका जो आंसर है ना बेटा वो है जनता पार्टी 1977 में। सो करेक्ट आंसर विल बी सी, जनता पार्टी। तो ये है इसका करेक्ट आंसर। इसको मैं आपको यहाँ पे ये हाईलाइट भी करूंगा। सो सी सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। ये बेटा इसमें करेक्ट आंसर है। तो इसमें अब हमें बात याद रखनी है कि ये जो सी है करेक्ट आंसर किस तरीके से पहले। सो कांग्रेस तो रॉन्ग आ जाएगा ही, क्योंकि कांग्रेस इमरजेंसी के टाइम पीरियड पे हुकूमत करे, तो इसके बाद ही जनता पार्टी आई। बीजेपी भी रॉन्ग है, क्योंकि बीजेपी में बार बार बोल रहा है कि 1980 में ये पार्टी बनी है। इसके बाद अगर हम डी की बात करेंगे, सीपीआई, ये कभी सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है बने ही नहीं उस टाइम पीरियड में। तो बात करेंगे अब एक और की, वो है बेटा किसकी, वो एक और पॉइंट की बात करेंगे। वो क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 75 डिस्कस। क्वेश्चन नंबर 75 करेंगे डिस्कस। 75 क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 75 क्वेश्चन हमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है फिर से देख लेना। व्हाट डज कोलिशन गवर्नमेंट क्या मतलब है, कोलिशन गवर्नमेंट का क्या मतलब है, ये भी हमने इससे पहले आपसे डिस्कस किया था। कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब है सर गवर्नमेंट बाय अलायंस पार्टीज। जब जैसे कि इंडिया में 272 सीट्स नीड होते हैं गवर्नमेंट बनाने के लिए। अगर एक पार्टी के पास नहीं है, वो कोलेट करते हैं दूसरी पार्टीज के साथ, और इनको ये जो है फिर वो क्या करते हैं, फिर ऐसे बनाते हैं गवर्नमेंट। सिंगल पार्टी रूल इसका अपोजिट है, जहां पे एक सिंगल पार्टी करेगा। मिलिट्री पार्टी जहां पे एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप होगा। और प्रेसिडेंशियल रूल जहां पे जैसे इमरजेंसी वगैरह जहां पे प्रेसिडेंट रूल वगैरह करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा, उसको मैं हाईलाइट करता हूं। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये यहाँ पे राइट आंसर है। बात करेंगे अब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। अब बात करेंगे 76 क्वेश्चन का। ये क्या बोल रहा है सर, 76 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच फैक्टर इंक्रीज्ड कलेक्शन पॉलिटिक्स इन इंडिया। कौन सा फैक्टर ऐसा है जिसकी वजह से कोलेशन पार्टीशन पार्टी ये पॉलिटिक्स जो है ये एनकरेज इंडिया में हुआ। तो सबसे पहले इसकी जो पहले ऑप्शन की बात करें, डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन, ये गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन इसलिए रॉन्ग है, इलेक्शन इज इंक्रीज्ड नॉट डिक्लाइन। इलेक्शन इसमें डिक्लाइन नहीं हुए हैं सर, इलेक्शन इंक्रीज हुए हैं। इलेक्शन क्या हुए हैं सर, इलेक्शन इंक्रीज हुए, इलेक्शन इंक्रीज हुए हैं। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से ही असल में ये तो इलेक्शन जो डिक्लाइन ऑफ इलेक्शन तो गलत है, ये तो कभी हुआ ही नहीं। दूसरा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन इसमें आप लिखोगे द राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, इसकी वजह से ये कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, कोलिशन गवर्नमेंट सर ये जो है ज्यादा होने लगा। अब ये होने क्यों लगा ज्यादा, इसका एक रीजन है सर, क्योंकि आपको यहाँ पे याद रखना है कि जब पार्टीज बहुत ज्यादा आई ना, जैसे यहाँ पे रीजनल पार्टीज बहुत ही ज्यादा रीजनल पार्टीज आई ना, नतीजा उसका ये निकला, पता क्या सर, नतीजा उसका ये निकला कि वहां पे नतीजा उसका ये निकला, वहां पे जब बहुत सारी पार्टीज आई, वोट शेयर डिवाइड हो गया, सीट्स डिवाइड हुई, तो नतीजा ये निकला कि वहां पे बेटा जो रीजनल पार्टीज बहुत ज्यादा आई, उनको पावर मिला, तो फिर सीट शेयर हुई, तो उन शेयर्ड सीट्स को फिर एक साथ मिला के ही यहाँ पे कोलिशंस बनना पड़ा। तो कोई सिंगल पार्टी के पास फिर मौका नहीं मिला। तो यहाँ पे आप रखोगे इसमें रीजन याद, बी पार्ट इसका सही है, लेकिन रीजन रखोगे याद, क्योंकि यहाँ पे सीट्स जो थी ना सर, सीट्स यहाँ पे शेयर हुई। सो ये यहाँ पे एक बड़ा रीजन है। चले इसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन है सी, जो कि रॉन्ग है, मिलिट्री इंटरफेरेंस तो आएगा नहीं, इमरजेंसी बेस पे नहीं आएगा। तो बात करेंगे हम बेटा क्वेश्चन नंबर 77 की। विच ईयर मार्क द बिगिनिंग ऑफ द कोलिशन एरा एट सेंटर। सेंटर में पहली बार कब कोलिशन एरा हुआ है। तो इसमें से सीधे आपको आंसर ही देखना है और कुछ नहीं देखना है। तो सीधे इसमें से आप याद रखोगे सर, 89 में पहली बार कोलिशन हुआ है, और नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट विद आउटसाइड सपोर्ट। तो यहाँ पे ट्रू बिगिनिंग ऑफ द कोलिशन यहाँ से स्टार्ट होता है। किस किस के दरमियान हुआ है, यहाँ पे लिखेंगे 77 क्वेश्चन में है, और ऑप्शन नंबर सी विच इज 1989 में कोलिशन का एरा स्टार्ट हुआ है। कैसे, किस किस के दरमियान, याद रखोगे सर, इसमें नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट एनएफ या नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट आउटसाइड सपोर्ट के साथ ही बनी। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है ना, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, नेशनल
फ्रंट गवर्नमेंट क्या बनी है? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट जो है वो कब आउटसाइड सपोर्ट के साथ ही बना, आउटसाइड सपोर्ट के साथ उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट बना ली। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आउटसाइड सपोर्ट के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बेटा बनाई, ठीक है, आउटसाइड सपोर्ट के साथ उन्होंने गवर्नमेंट बनाई। नाउ मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 78 का, इसके बाद दो और हैं और बस। विच पार्टी लेड द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट? नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट में किस पार्टी ने लीड किया, कौन सा वहां पे क्या था, लीडिंग पार्टी थी? तो इसमें था जनता दल। जनता दल इज द राइट आंसर, तो यहाँ पे आप लिखोगे सो जनता दल इसमें करेक्ट आंसर है। तो जनता दल पार्टी ने यहाँ पे क्या किया बेटा, लीड किया है। अब कैसे लीड किया जनता दल ने ये भी देखेंगे। कांग्रेस इसमें नहीं आएगा, बीजेपी नहीं आएगा और इसमें जनता दल करेक्ट है। और इस टाइम पीरियड में जो 79 क्वेश्चन है, सॉरी 78 जो क्वेश्चन है, इसमें जनता दल जेडी जिसको बोलते हैं, इसमें से असल में क्या है, असल में आपको ये याद रखना है, यहाँ का जो लीडर था ना वो वीपी सिंह था, ये याद रखना है। जनता दल का जो लीडर था वीपी सिंह था, तो उसकी सदारत में यहाँ पे इस पार्टी ने बेटा लीड किया है। अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 79 की। 79 की क्वेश्चन की बात करेंगे, जो कि हमें बोल रहा है हु was the prime minister in 1989? ये तो अभी मैंने बोला वीपी सिंह इसका आंसर है। तो 89 में इसमें वीपी सिंह ही आंसर है। ये इसमें वीपी सिंह, अभी हमने इससे पहले बात की थी, तो यहाँ पे आप वीपी सिंह ही इसका आंसर बेटा लिखोगे, ठीक है ना। तो वीपी सिंह ही इसका आंसर आप लिखोगे। चले अब है 80। विच इशू डोमिनेटेड द 90s पॉलिटिक्स? 1990s पॉलिटिक्स में कौन सा इशू डोमिनेट कर रहा था? तो कौन सा इशू 1990s इसमें डोमिनेट कर रहा था, तो वो भी हम बात करेंगे। अभी कौन सा इशू इसमें ये कर रहा था। अब सबसे पहले हम बात करेंगे इसके करेक्ट आंसर पे सीधे। तो इसमें से जो इशू जो चल रहा था ना 80 वाले क्वेश्चन में, वो है बेटा मंडल कमीशन। कौन सा है? मंडल कमीशन, जिसपे मैंने अभी ये टिक भी दी थी। मंडल कमीशन क्या बोल रहा था पहले देखेंगे, मंडल कमीशन। और मंडल कमीशन की बात करेंगे, इसके बाद भी है मंडल कमीशन किसके रिलेटेड है, 81, वो इसी में है, इसी में आपको उसका आंसर मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे इसका जो 80 का आंसर है ना, वो है मंडल कमीशन। क्या है? मंडल कमीशन, मंडल कमीशन। तो याद रख लीजिएगा। चलो इसको थोड़ा यहाँ पे बड़ा करेंगे, मंडल कमीशन लिखेंगे। अब इसके पॉइंट्स, मंडल कमीशन में असल में क्या क्या हुआ। देखो असल में जो मंडल कमीशन है ना, ये था रिजर्वेशन फॉर द ओबीसीज इम्प्लीमेंटेड इन 1990। किसके रिलेटेड था ये? रिजर्वेशन के रिलेटेड था, जिसने बड़ा तंग किया आज के डेट में भी चल रहा है, इस पे बातें होते जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट में। रिजर्वेशन किनके? ओबीसीज। ओबीसी मींस अदर बैकवर्ड क्लासेस, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस। कब? सर 1990s में ये बड़ा जो इशू जो है हॉट इशू चल रहा था। इसमें जो लेड टू द मेजर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन एंड प्रोटेस्ट्स, इसमें बड़े प्रोटेस्ट हुए लोगों द्वारा, तो बड़े खतरनाक प्रोटेस्ट इस पे चले, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, तो मंडल कमीशन 81 क्या बोल रहा है, 81 फिर से बोल रहा है क्वेश्चन, इसमें अब आंसर अच्छे से आपको आ जाएगा। 81 बोल रहा है कि मंडल कमीशन वाज रिलेटेड, किसके रिलेटेड था? सो ऑप्शन सी यहाँ पे आप अच्छे से बेटा इसमें चूज कर सकते हो, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। इसमें आप कर सकते हो ऑप्शन सी चूज, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसमें आप चूज कर सकते हो। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर 81 का भी। तो ये पहला चैप्टर हमारा खत्म होता है। चैप्टर यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ है। अब हम करेंगे यूनिट 2 से बेटा स्टार्ट, वो अगले सीरीज से होगा। बस आपको करना एक काम है, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और आपको बड़ा रिवीजन होगा पूरे 12th के उन चैप्टर्स का, या जो भी एनटीए ने सिलेबस रखा है, बड़ा यहाँ पे आपको जो है रिवीजन कराया जाएगा और बड़ा फायदा आपको पहुंचेगा इंशाल्लाह। तो बस फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले टाइम पीरियड में आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के बारे में भी यहाँ पे बहुत इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और बहुत ही ज्यादा मैं आपकी हेल्प यहाँ पे करना चाहता हूँ। चलिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।